बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक नया सीरीज़ ऑफ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो इस वक्त एआई के अंदर सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जनरेटिव ट्रांसफार्मर्स। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये जनरेटिव ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं, हम इसका जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, यानी कि जो फंक्शंस हैं वो भी देखेंगे, उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। और साथ ही साथ हम इसमें जो बाद में लैंग्वेज के अंदर यानी कि पाइथन के ज़रिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ट्रांसफार्मर्स जो है वो बेसिकली एक सब डोमेन है डीप लर्निंग का। और ये सब सारी टेक्नोलॉजीज़ जो है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग और ट्रांसफार्मर, ये सब डोमेन्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सबसे पहले जो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी स्टार्टिंग में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, जो कि बेस करती थी नॉलेज के ऊपर और रूल बेस इन्फ्रेंस के ऊपर। यानी कि उसके अंदर हम पहले से एक डेटा हमारे पास पहले से एक डेटा होता था। उस डेटा को लिए हमने पहले से रूल्स बनाए हुए होते थे और उन रूल्स को यूज़ करते हुए हमारे पास एक इन्फ्रेंस इंजन होता है जो कि उस नॉलेज और रूल्स को इस्तेमाल करते हुए डिसीजन मेकिंग करता है और एआई को इम्प्लीमेंट करता है। फिर हमने उसके बाद उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स को इन्वॉल्व किया और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स और मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए लीनियर रिग्रेशन और इस किस्म के दूसरे मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए और डिसीजन ट्रीज़ को और क्लस्टरिंग को, इनको इस्तेमाल करते हुए हमने मशीन लर्निंग डेवलप किया। मशीन लर्निंग के अंदर 3 टाइप्स हैं: सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक तरीके से आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक कॉन्सेप्चुअली उस इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट के करीब है जिसकी हम ह्यूमन इंटेलिजेंस की जिसकी हम बात करते हैं। फिर हमने न्यूरल नेटवर्क्स की बात की और न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर हमने न्यूरॉन्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जो कि हमने ह्यूमन ब्रेन से पिक किया था। वहाँ पर जो ये कॉन्सेप्ट है न्यूरॉन्स का, इंसान की ह्यूमन ब्रेन में जो न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं उसी चीज़ को हमने इम्प्लीमेंट किया या इमिटेट किया प्रोसेसिंग के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर प्रोसेसिंग के लिए। उसके अंदर हमारे पास जो डेटा होता है उसके जो फीचर्स होते हैं उनको हम प्रोसेस करते हैं। कैसे प्रोसेस करते हैं, जाहिर सी बात है वो फिर एक पूरा एक अलग सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स है, उसको अभी जाहिर सी बात है हम टच नहीं कर रहे। अभी हमारा फोकस जो है वो ट्रांसफार्मर्स है। तो वहाँ पर बहरहाल हमने वो फीचर एक्सट्रैक्शन को इंट्रोड्यूस किया न्यूरॉन्स के ज़रिए, न्यूरॉन्स के कॉन्सेप्ट के ज़रिए, और फिर हमने मज़ीद इम्प्रूव किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। फिर उसके अंदर मज़ीद हमने इम्प्रूवमेंट की जब हमने उसके अंदर नंबर ऑफ़ लेयर्स को बढ़ा दिया। अब नंबर ऑफ़ लेयर्स से मुराद है कि उसी प्रोसेस को हम फिर मज़ीद रिपीट करते चले गए। जो हम ये फ़ीचर एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है उसको हमने कई बार रिपीट किया, जिससे कि उसकी जो परफॉर्मेंस है और ज़्यादा बेहतर हो गई और जो एक्यूरेसी थी वो मज़ीद बेहतर हो गई। लेकिन जाहिर सी बात है इन तमाम चीज़ों की हमें कॉस्ट भी पे करनी पड़ रही थी और पड़ती है आज भी, और वो है हमारे पास प्रोसेसिंग कॉस्ट। उसकी बहुत हाई, उसकी जितनी ज़्यादा हम लेयर्स बढ़ाते जाते हैं, जितने ज़्यादा हम न्यूरॉन्स को बढ़ाते जाते हैं, उतनी ज़्यादा उसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। उसके बाद गूगल ने और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम किया और उसमें उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको हम अटेंशन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट को जब हमने इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया बीच के स्टेजेस के अंदर, डीप लर्निंग के अंदर, न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर, तो फिर हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हम ट्रांसफार्मर्स कहते हैं। इसके ज़रिए फिर हमारे पास जो ट्रांसलेशन है या जनरेटिव एआई है, इसकी बुनियाद पड़ी है। ChatGPT इज़ द मोस्ट पॉपुलर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जनरेटिव ट्रांसफार्मर।
हम सब जानते हैं कि हम सब की ज़्यादातर जो पब्लिक के अंदर जो वाकफियत हुई है ट्रांसफार्मर्स की, वो चैट जीपीटी के ज़रिए हुई। अ जनरेटिव ट्रांसफार्मर इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर मॉडल दैट इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइंड फॉर जनरेटिव टास्क, मीनिंग इट कैन जनरेट न्यू टेक्स्ट, इमेजेस और अदर कंटेंट बेस्ड ऑन इनपुट डेटा। तो इसको हम जनरेटिव इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर हम एक नया टेक्स्ट है, इमेज है, उसको जनरेट करते हैं इनपुट डेटा के मुताबिक। और इसकी मिसाल जिन लोगों ने भी चैट जीपीटी इस्तेमाल किया उनको पता होगा कि ये किस तरह से काम करता है। और इसी तरह से गूगल T5 वगैरह टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसफ़र ट्रांसफार्मर, वो भी उसकी एक मिसाल है। ख़ुद ओपन एआई का डेल ई जो है, जो कि इमेज जनरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी इसकी एक मिसाल है। इसके अलावा जो दूसरे टाइप्स के ट्रांसफार्मर्स हैं उनमें है इनकोडर ओनली ट्रांसफार्मर्स यूज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट। यहाँ पे ये इनकोडर ओनली ट्रांसफार्मर जो है मेनली टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ होता है रादर देन टू जनरेट अ न्यू टेक्स्ट। इसके एग्जांपल बर्ट, आरो बर्ट और डिस्टिल बर्ट वगैरह हैं। इनकी एप्लीकेशन का है सेंटिमेंट एनालिसिस, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन वगैरह। यानी कि ये हम सेंटिमेंट एनालिसिस हम ज़्यादातर कहाँ कर रहे होते हैं, जहाँ पर मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया के अंदर हम देख रहे होते हैं जो मिसाल कमेंट्स हैं वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, लोगों ने उस प्रोडक्ट को लाइक किया है, डिसलाइक किया है, उस कंटेंट को लाइक किया है या डिसलाइक किया है, इन थिंग्स लाइक दैट। इसी तरह से हमारे पास विजन ट्रांसफार्मर्स हैं, ये इमेज प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके एग्जांपल वेट है, स्विंग ट्रांसफार्मर है, और इसकी इस जो एप्लीकेशन है वो है इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, जैसे कि हमारे पास सर्विलेंस में इस्तेमाल हो रहा होता है। आज सेफ सिटी के अंदर जो सर्विलेंस हो रही है उस इस किस्म की जो एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करते हैं, फेसेस को रिकग्नाइज करते हैं या मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल है। A transformer model is a type of deep learning model that was introduced in 2017. The model was first described in a 2017 paper called Attention is All You Need by Ashish Vaswani, a team at Google Brain and a group from the University of Toronto. जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये एक प्रोजेक्ट था गूगल ब्रेन का और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का, और इसको हेड किया था आशीष वासवानी ने। और इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट था अटेंशन का, जो इसको हम आगे चल के जब ट्रांसफार्मर को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अटेंशन क्या होता है, वो उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था और इसीलिए फिर इसका नाम इन्होंने रखा था अटेंशन इज़ ऑल यू नीड। द BERT मॉडल और बायडायरेक्शनल इनकोडर representations from transformers is based on the transformer architecture. BERT was used for nearly all English language Google search results and has been rolled out to over 70 other languages. तो ये ट्रांसफार्मर्स को या जो सारा कॉन्सेप्ट था अटेंशन का, इसको इम्प्लीमेंट किया गूगल ने और इसको अपने सर्च इंजन में इस्तेमाल किया। लेकिन इसके अंदर जो बड़ा लीप आया, जंप आया, वो उस वक्त आया जब ओपन एआई ने चैट जीपीटी को इंट्रोड्यूस किया। चैट जीपीटी एक्रोनियम है जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर का। इसके अंदर जो वर्ड जेनरेटिव है ये तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया आपको। ट्रांसफार्मर क्या है ये अभी हम पढ़ेंगे, इसको समझना है। और प्री ट्रेंड का जो कॉन्सेप्ट है वो जिन लोगों को पहले से न्यूरल नेटवर्क्स का और मशीन लर्निंग का इल्म है वो ये जानते हैं और समझते हैं कि हमें अपने मॉडल को, जिस मॉडल को भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं मशीन लर्निंग के, उसको पहले हमें अपने एक डेटा सेट के ऊपर उसको ट्रेनिंग करानी होती है। तो इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स के अंदर हम ये ट्रेनिंग कैसे होती है इसको तो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इसके लिए आप दूसरी जो वीडियोज़ हैं या इंटरनेट पे कंटेंट अवेलेबल है उससे आप मदद ले सकते हैं। बहरहाल कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली कि जो ट्रेनिंग का जो पार्ट है वो हम परफॉर्म करते हैं पहले मॉडल के लिए और फिर उसके बाद हम उसको इनकोडिंग के लिए और डिकोडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर चैट जीपीटी या दूसरे उसके अंदर हम किस तरह से ट्रेनिंग करते हैं, ये हम जब ये ट्रांसफार्मर का जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स इसको कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम बाद में इस ट्रेनिंग को भी देखेंगे कि ट्रेनिंग कैसे होती है। ओपन एआई's पॉपुलर चैट जीपीटी टेक्स्ट जनरेशन टूल
makes use of transformer architectures for prediction, summarization, question answering and more because they allow the model to focus on the most relevant segments of input text. ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. जब हम ट्रांसफार्मर्स को अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है कि टू फोकस ऑन द मोस्ट रेलिवेंट सेगमेंट्स ऑफ इनपुट टेक्स्ट से क्या मुराद है. इससे पहले जो हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर हमारे पास जो काम होता था उसके अंदर हम टेक्स्ट के अंदर वर्ड की जो पोजीशन होती थी या उसकी जो वेटेज होती उसको इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे, जिसकी वजह से जो रिज़ल्ट होता था वो इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता था. जो हमारे पास ओपन एआई के अंदर जो एक बड़ा जंप आया, रेवोल्यूशन आया, वो इसी वजह से आया कि जो अटेंशन और सेल्फ अटेंशन और पोजिशनल इनकोडिंग का जो कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया उसकी वजह से उसमें मेन डिफरेंस आया. ट्रांसफार्मर्स प्रोसेस इनपुट सीक्वेंसेस इन पैरेलल. इससे क्या मुराद है कि इनपुट सीक्वेंसेस को पैरेलल में कैसे करते हैं. तो जब ये मल्टी हेड को हम पढ़ेंगे तब उस वक्त हमें क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट कि इससे क्या मुराद है. और ट्रांसफार्मर मॉडल्स नीड लेस ट्रेनिंग टाइम दैन प्रीवियस रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स आर्किटेक्चर्स सच एज लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी LSTM. तो ये एक ट्रांसफार्मर की ख़ास बात है. जो आउटपुट जो इसकी होती है वो तो बहरहाल इम्प्रूव्ड होती है. साथ ही साथ इसका एक और एडवांटेज ये है कि इसके अंदर जो ट्रेनिंग करने का जो टाइम होता है वो भी RNN के जो हमारे पास प्रीवियसली मेथड्स मौजूद हैं उनके मुकाबले में कम होता है. अगर हम इसके ट्रांसफार्मर के प्रोसेस को ब्रेक डाउन करें तो उसके अंदर हमारे पास अभी अगर हम टाइटल के हिसाब से देखें तो हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं वो हैं इनपुट एम्बेडिंग. इनपुट एम्बेडिंग से पहले भी हम टोकनाइजेशन वगैरह करते हैं, लेकिन हमने उसको यहाँ पर इनपुट एम्बेडिंग का पार्ट तस्वुर कर लिया है. पोजिशनल इनकोडिंग, अटेंशन या सेल्फ अटेंशन या मल्टी हेड अटेंशन जो कि बेसिकली एक्सटेंशन इसी सेल्फ अटेंशन की. लेयर नॉर्मलाइजेशन, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स FNN और स्टैक्ड लेयर्स and then obviously final output. Before applying transformer, model is trained by supervised learning using optimization techniques like ADAM और stochastic gradient descent. जैसे मैंने आपको कहा था कि ये इसमें हमारे पास ट्रेनिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. और ट्रेनिंग के अंदर एक इम्पॉर्टेंट ये होता है कि उसमें से आप फीचर्स को कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, नंबर 1, और नंबर 2 उसका जो डेटा सेट है वो कितना लार्ज है. और लार्ज डेटा सेट जब होता है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर फिर उसकी ट्रेनिंग के अंदर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है. फिर हमने बात की कि हमारे पास ये 3 तरीक़े हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग. तो यहाँ पे हम इसकी डिटेल तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ ब्रीफली बता देता हूँ कि इन तीनों में फ़र्क क्या होता है. सुपरवाइज का मतलब तो ये होता है कि हमारे पास मिसाल के तौर पर हम एनिमल ले लेते हैं, कैट को ले लेते हैं. तो कैट को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, यानी कि कंप्यूटर जाहिर सी बात है उसके पास ख़ुद को इंटेलिजेंस नहीं है. तो कैट की अगर हमारे पास एक इमेज है तो हम ये देख सकते हैं कि कैट की कुछ जो फीचर्स होते हैं वो डिस्टिंक्टिव होते हैं जो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम अदर एनिमल्स. मिसाल के तौर पर उसकी आइज़ हैं, नोज़ है, उसकी एयर्स हैं और उसका कलर है, उसका साइज़ है, उसका टेक्सचर है. तो ये तमाम चीज़ें अगर हम इन डिटेल्स को लें तो ये उसकी पैरामीटर्स या उसके फीचर्स हैं जो कि उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं दूसरे एनिमल्स से. तो हम ये डेटा पहले से कंप्यूटर को दे देते हैं और कंप्यूटर के सामने जब कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए आता है तो वो उसको जो पहले से उसके पास डेटा मौजूद होता है उससे वो उसको कंपेयर करता है और उसके मुताबिक वो उनको आपको रिज़ल्ट दे देता है और आपको बता देता है कि आया ये ऑब्जेक्ट कैट है या नहीं है. या अगर हमारे पास एक इमेज है हमने जिसके अंदर कैट भी और दूसरे एनिमल्स भी हैं, तो मिसाल के तौर पे हमने उसको पहले से ट्रेन किया हुआ है कैट के लिए, डॉग के लिए, लायन के लिए और दूसरे एनिमल्स के लिए, तो वो उसमें से उनको क्लासिफाई कर सकता है, बता सकता है
कि इसमें से कौन सा डॉग है, कौन सा कैट है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमने पहले से उसको डेटा दिया हुआ हो, उसको पहले से फीचर्स बताए हुए हो। एक किसको कहते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम पहले से फीचर्स नहीं बताते, बल्कि वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के फीचर्स को खुद ही जो है वो सेपरेट करता चला जाता है। मिसाल के तौर पर अगर इमेज हम ले लें जिसके अंदर सिर्फ डॉग और कैट है, तो जाहिर सी बात है डॉग के फीचर्स कैट के फीचर से डिफरेंट हैं। जितनी भी उसके अंदर कैट्स होंगी उनके फीचर्स काफ़ी हद तक सिमिलर होंगे, और जितनी भी डॉग की उसके अंदर इमेजेस होंगी वो उनके फीचर्स में काफ़ी सिमिलैरिटी होगी। तो वो उसको क्लासिफाई कर देगा, खुद ही क्लासिफाई कर देगा दो सेपरेट ग्रुप्स के अंदर कि ये जो है फीचर्स इस ग्रुप से डिफरेंट है। ये हमारे पास अनसुपरवाइज्ड है। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग वो ज़रा डिटेल की चीज़ है, इसको मैं यहाँ पे ये तो नहीं बताऊँगा कि कैसे काम करता है, लेकिन सिर्फ इतना बता दूँ कि इसके अंदर हम पहले से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देते, ना किसी किस्म की कोई वो क्लासिफिकेशन करता है, बल्कि वो इंसान की तरह या एक इंटेलिजेंट स्पीशी की तरह अपने एक्सपीरियंस से लर्न करता है। इसमें सिर्फ हम इसको पॉजिटिव रिवॉर्ड और नेगेटिव रिवॉर्ड वगैरह देते हैं। ये एक थोड़ी अलग डिटेल है, अगर आपको इसको समझना हो तो आप किसी वीडियो को देख लें जिसके अंदर रीइंफोर्समेंट लर्निंग को एक्सप्लेन किया गया। एनीहाउ इसके ये 3 बेसिक, और वैसे फिर हाइब्रिड भी होता है, यानी कि हम सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड या इन तीनों को मिला के भी लर्निंग करते हैं। बहरहाल ट्रांसफॉर्मर्स के लिए ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर हम मोस्टली जो या मोर कॉमनली जो है एडम और स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट को इस्तेमाल करते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग मैकेनिज्म के तहत। ये एक बेसिक आर्किटेक्चर है हमारे पास ट्रांसफॉर्मर का। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास इनपुट्स हैं, जो कि जाहिर सी बात है हमारे पास कोई टेक्स्ट होगा या कोई इमेज है अगर हम इनपुट कर रहे हैं, और उसके बाद उसकी इनपुट एम्बेडिंग होती है। एम्बेडिंग क्या होती है इसको हम जाहिर सी बात है तमाम इसकी जो स्टेप्स हैं उनको हम डिटेल में देखेंगे। एम्बेडिंग के बाद जो नेक्स्ट है वो पोजिशनल इनकोडिंग है। उसके बाद उसके अंदर मल्टी हेड अटेंशन है, और मल्टी हेड अटेंशन के बाद हम जो है वो ऐड, जिसको हम रेसिडुअल आउटपुट भी कहते हैं, वो उसको हम देखेंगे कि कैसे रेसिडुअल आउटपुट को हम ऐड करते हैं, फिर उसको नॉर्मलाइज करते हैं, फिर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में करते हैं, और दोबारा से फीड फॉरवर्ड नेटवर्क के बाद हम दोबारा से हम उसके अंदर रेसिडुअल आउटपुट को ऐड करते हैं और साथ में नॉर्मलाइज करते हैं। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरह से ये वाला जो पार्ट है जो आपको राइट हैंड साइड पे नज़र आ रहा है, ये जिसका डिकोडिंग का पार्ट है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम देखेंगे किस तरह से फिर हम सॉफ्ट मैक्स तक जाते हैं, किस तरह से फिर ये मल्टी हेड अटेंशन से को यानी कि जो ऐड नॉर्मल की आउटपुट होती है उसको फिर दोबारा से मल्टी हेड अटेंशन को देते हैं, और फिर वहाँ से वो पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है, और इस तरह से फिर वो एक डिकोडिंग स्टार्ट होती है। So let's consider a transformer for language translation like English to Spanish और वाइस वर्सा। यहाँ पर हमारे पास जैसे हमने देखा कि हमारे पास ट्रांसफार्मर की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, तो यहाँ पर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लैंग्वेज ट्रांसलेशन की हम बात कर लेते हैं, तस्वुर कर लेते हैं। यूँ समझ लें कि हम इंग्लिश की बेसिस पे इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास एक इंग्लिश का टेक्स्ट है तो उसको वो किस तरह से इनकोड करता है। ये जो प्रीवियस फिगर है इससे तो वैसे ही हमें समझ में आ गया कि इसके 2 पार्ट्स हैं, एक है इनकोडर और दूसरा है डिकोडर। द टेक्स्ट टू बी ट्रांसलेटेड इज़ फेड टू इनकोडर एंड द ट्रांसलेटेड टेक्स्ट इज़ आउटपुट बाय द डिकोडर। यानी कि अगर मैंने इंग्लिश के किसी टेक्स्ट को स्पेनिश में ट्रांसलेट करना है तो यहाँ पे इनपुट्स के ऊपर मैं इंग्लिश टेक्स्ट दूंगा, और यहाँ पे ये आउटपुट प्रोबेबिलिटीज़ के साथ, और फिर बाद में उसके मज़ीद थोड़े से और स्टेप्स के बाद मुझे उसकी ट्रांसलेशन स्पेनिश में मिल जाएगी। Embedding captures the semantic meaning of the tokens and convert them into numerical vectors. Embedding basically किसी भी सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स होते हैं उनकी semantic meaning को कैप्चर करता है। semantic meaning के कैप्चर करने से क्या मुराद है ये अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे आगे की स्लाइड्स में, उसको हम वहाँ पे हमने एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन किया है। और ये वर्ड टोकन्स है, ये इससे मुराद बेसिकली हमारे पास वर्ड्स होते हैं, यानी कि हम ये करते हैं कि जो हमारे पास सेंटेंस होता है इसके वर्ड्स को हम आपस
सेंटेंस को वर्ड्स में डिवाइड कर देते हैं, टुकड़ों में बांट देते हैं, और हर एक जो उसका यूनिट है वो एक वर्ड है, और उस वर्ड को हम टोकन कहते हैं. सो फर्स्ट द सेंटेंस इज tokenized into smaller units such as words or subwords using a tokenizer. Next, each token ID is converted into a dense vector using an embedding matrix. ये इसके अंदर हमारे पास दो embedding के अंदर स्टेप्स हैं. पहला स्टेप है कि उसको टोकनाइज करना और फिर उसको टोकन आईडीज असाइन करना और फिर उसको डेंस वेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर देना यूजिंग एम्बेडिंग मैट्रिक्स. अब ये दोनों स्टेप्स जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं. इनपुट टेक्स्ट इज सेंड टू इनपुट एम्बेडिंग. द एम्बेडिंग ओनली हैपन्स इन द बॉटम मोस्ट इनकोडर. अगर हम इस फिगर के अंदर देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो एम्बेडिंग है ये हमारे पास इनपुट के बिगिनिंग में होता है. ये जो हमारे पास आउटपुट एम्बेडिंग है ये डिकोडर का पार्ट है, लेकिन इनकोडर के पार्ट में हमारे पास ये सिर्फ बिगिनिंग में होता है. The encoder begins by converting input tokens या words into vectors, arrays of numbers using embedding layers. अब ये टोकनाइजेशन कैसी होती है इसको हम यहाँ पे देखते हैं. The input sentence is broken in words, punctuations called tokens. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम इनपुट सेंटेंस को वर्ड्स में और उसकी पंक्चुएशंस के अंदर ब्रेक कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. Each token is assigned a unique ID. The tokenizer is responsible for breaking down the input text into smaller units, that is, words, subwords, or characters, and mapping these units to their corresponding IDs in a vocabulary. अब यहाँ पे एक नई चीज़ का इजाफा हुआ, that is vocabulary. कि vocabulary क्या है, ये कहाँ से हमारे पास आती है. The vocabulary is a finite list of all tokens the model can recognize. तो vocabulary हमारे पास वो list of tokens यानी कि list of words होती है जो कि मॉडल recognize कर सकता है. It is built in advance using a corpus of text. ये पहले से हम इसको बिल्ड कर चुके होते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे यूजिंग अ कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट. अब ये कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट क्या है? ए कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट इज ए कलेक्शन ऑफ रिटन और स्पोकन टेक्स्ट दैट आर यूज्ड टू स्टडी ए लैंग्वेज. अच्छा, अब ये इसको थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होती है. मिसाल के तौर पर अगर आप लॉ की बुक्स पढ़ेंगे तो उसका टेक्स्ट जो होगा वो काफ़ी हद तक डिफरेंट होगा. उसके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होंगी उसकी वजह से, और साथ ही साथ उसको जो लॉज को लिखने का तरीक़ाकार है वो भी काफ़ी हद तक डिफरेंट होता है. इसके मुकाबले में अगर आप इंजीनियरिंग की बुक लेंगे तो उसका टेक्स्ट डिफरेंट होगा लॉ की बुक से, और अगर आप मेडिसिन की कोई बुक लेंगे तो उसका जो टेक्स्ट होगा वो इंजीनियरिंग और जो लॉ की बुक है उन दोनों से डिफरेंट होगा. क्योंकि हमारे पास इंजीनियरिंग की अगर बुक है तो उसके अंदर मोस्ट लाइकली बहुत सारे मैथमेटिकल फार्मूलाज होंगे, इक्वेशंस होंगी. मेडिसिन की बुक के अंदर ऐसा नहीं होगा, उसके अंदर ज़्यादातर चीज़ें जो होंगी वो डिस्क्रिप्टिव होंगी, और लेकिन उसकी जो लैंग्वेज होगी डिफरेंट होगी. इसी तरह से न्यूज़पेपर की जो इंग्लिश होगी वो डिफरेंट होगी. तो इन शॉर्ट हमारे पास जो जब हम वोकैबुलरी बिल्ड कर रहे होते हैं तो हम उस टेक्स्ट के मुताबिक बिल्ड कर रहे होते हैं जिसको हमने ट्रांसलेट करना होता है. अगर हमने मल्टीपल टाइप्स के टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है तो फिर हमारी वोकैबुलरी भी मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्स्ट के कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट के ज़रिए बिल्ड होनी चाहिए, तो कहीं जाके फिर हमारे पास सही प्रॉपर ट्रांसलेशन पॉसिबल है. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है ट्रेनिंग के अंदर भी और ये पूरी ट्रांसलेशन के अंदर कि कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट जो है आप उसका जो सेलेक्ट करते हैं वो कितना रिच है. रिच से मुराद ये कि वो कितना ज़्यादा जो उस फील्ड जो है जिसकी आप ट्रांसलेशन करना चाह रहे हैं, जिस एरिया से टेक्स्ट जिस एरिया से बिलोंग करता है, तो उसकी जो वोकैबुलरी वो कितनी हद तक उस टेक्स्ट के अंदर पहले से मौजूद है.
द वर्ड्स फॉर लॉज आर डिफरेंट फ्रॉम वर्ड्स फॉर मेडिसिन, जैसा भी मैंने आपको बताया। द कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट फॉर ट्रांसलेशन ऑफ लॉ बुक विल बी डिफरेंट फ्रॉम मेडिकल बुक, ये बात मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दी। अब कुछ जो कॉर्पोरा है वो हमारे पास पहले से मौजूद हैं, जैसे JRC एक्विस कॉर्पस कंटेन्स EU लेजिस्लेटिव टेक्स्ट, UN पैरेलल कॉर्पस लीगल एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस। इसी तरह से मेडिकल की फील्ड में UMLS यूनिफाइड मेडिकल लैंग्वेज सिस्टम कंटेन्स बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। EMEA कॉर्पस इंक्लूड्स ट्रांसलेशंस ऑफ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स लाइक ड्रग इंफॉर्मेशन, और भी बहुत सारे पहले से मौजूद हैं। तो अगर आपको कभी भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी तो आपको उस कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट को के ज़रिए पहले उसको वोकैबुलरी को बिल्ड करना होगा। अब यहाँ पर हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास एक बहुत छोटी वोकैबुलरी है। ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे हमने ये नहीं बताया कि वोकैबुलरी कैसे बिल्ड हुई, कौन से कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट से हुई, उसको हमने यहाँ पे स्किप किया है। हम बस यहाँ पर एक एरे देख रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास टोकन्स मौजूद हैं वोकैबुलरी के। तो यहाँ पर पैड, अननोन, CLS, सेपरेट, इनको हम थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे कि इनका क्या काम है, क्या इनकी ज़रूरत है। और इसके अंदर जो वोकैबुलरी के अंदर वर्ड्स हैं वो हैं आई, लव, AI और कैरेक्टर फुल स्टॉप। वोकैबुलरी साइज V, नंबर ऑफ टोकन्स इन द वोकैबुलरी, ये इसका वोकैबुलरी साइज होता है। और ईच टोकन इन द वोकैबुलरी इज असाइंड ए यूनिक ID टिपिकली बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन इन द वोकैबुलरी। जैसे अगर यहाँ पर हम इस वोकैबुलरी के अंदर देखें तो PAD हमारे पास पहली पोजीशन पे, तो इसको हमने इंडेक्सिंग के हिसाब से 0 इसकी ID है। अननोन की 1, CLS की, क्लियर की 2, सेपरेट की 3, आई की 4, लव की 5, AI की 6 एंड फुल स्टॉप की 7। The tokenizer looks up each token in the vocabulary to find its corresponding ID. If a token is not found, the unknown token ID is issued. तो अब हम छोटी सी एग्जांपल देखते हैं कि जैसे हमारे पास जो इनपुट सेंटेंस अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो है आई लव AI, तो उसकी मैपिंग हम यहाँ पे देखते हैं कि उसने मैपिंग ये की है कि आई के लिए इसने जो यूनिक ID इस्तेमाल की वो 4 है, लव के लिए 5 है, AI के लिए 6 और फुल स्टॉप के लिए 7। क्योंकि वोकैबुलरी में अगर हम जाके देखें तो ऐसा ही है, आई के लिए यूनिक ID 4 है, लव के लिए 5 है, AI के लिए 6 है और फुल स्टॉप के लिए 7। अब ये अननोन का भी इस्तेमाल होगा। टोकन्स नॉट इन द वोकैबुलरी आर रिप्लेस्ड बाय UNK या अननोन ID। अब मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास इनपुट टेक्स्ट है आई अडोर AI, अब हम देख चुके हैं हमारी वोकैबुलरी के अंदर यहाँ पर अडोर का वर्ड मौजूद नहीं है, यहाँ पे है आई लव AI। वोकैबुलरी के अंदर हम जो हमने अज्यूम कर रखी है उसके अंदर वर्ड अडोर नहीं है, और जब हम यहाँ पर इनपुट अज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर जो वर्ड है वो है अडोर। तो यहाँ पर उसकी जगह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर UNK आ गया यानी कि अननोन, और फिर उसकी ID आ गई विच इज़ 1। यहाँ पर आपको सिर्फ 3 नज़र आ रहे हैं, फुल स्टॉप नज़र नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे हमने जो इनपुट वर्ड सेंटेंस लिया है उसके अंदर भी फुल स्टॉप नहीं है। इसी तरह से हमें पैडिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। ये उस सूरत में होती है कि अगर हमने जो यहाँ पर लेंथ है उसको हमने फिक्स कर दिया है। मिसाल के तौर पर हमने कहा है कि हमारे पास जो भी इनपुट टेक्स्ट होगा उसकी लेंथ जो भी फिक्स होगी, तो अगर वो हमारे पास जो वोकैबुलरी की जो टोकन की वो बन रही है, एरे बन रही है टोकनाइजेशन के बाद, उसकी लेंथ उससे कम है तो वो उसमें उतने ज़ीरोस का इजाफा कर देगा। तो ये उसकी जगह फिर क्या इस्तेमाल होगा, PAD। जब PAD इसकी जगह इस्तेमाल होगा क्योंकि हमने फिक्स की हुई लेंथ 5 पे,
तो हमारा अगर वो बन रहा है 4, जैसे यहाँ पे 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे ये लेंथ कम है, तो यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली PID को ऐड कर दिया और PID की ID जो है वो 0 है, तो यहाँ पे इसने 0 लिख दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो सबवर्ड टोकनाइजेशन का है। सबवर्ड हमें बहुत यूज़फुल होता है हमारे लिए मोस्ट ऑफ द टाइम, इसलिए कि हमारे पास जो इंग्लिश के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे फिर हम, जिसको कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स या मुरक्कब वर्ड बनते हैं, और उनको हम फिर उनके अपनी जो बेस वर्ड है उसमें उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अनबिलीवेबल, अनब्रेकेबल, अनरीचेबल। तो इसके अंदर वर्ड जो ब्रेक है, रीच है, इसको हम, ये हमारे पास बेसिक वर्ड है, इसके साथ हम इजाफा कर देते हैं UN का और ABLE का, एबल का। तो अगर हम इसको इसमें ब्रेक कर देंगे तो फिर हमें इतने ज़्यादा वर्ड नहीं बनाने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर अगर इसको ब्रेक नहीं करता तो रीचेबल से जितने भी ज़्यादा जो भी है, रीचेबल, अनरीचेबल, दोनों के लिए अलग अलग मुझे वोकैबुलरी के अंदर वर्ड बनाने पड़ेंगे, टोकन बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं उसको ब्रेक कर देता हूँ तो अगर मेरे पास वर्ड आता है इनपुट टेक्स्ट के अंदर अनरीचेबल, तो UN को अलग ट्रीट करेगा, रीच को अलग करेगा और एबल को अलग ट्रीट करेगा, उन सबको अलग अलग यूनिक IDs दे देगा ब्रेक करने के बाद। और इसी तरह से अगर उसके अंदर वर्ड होता है रीचेबल, तो रीच की भी वही ID होगी जो जैसे कि अनरीचेबल में थी, और इसी तरह से एबल की ID भी होगी। इसका मतलब मेरे पास जो वोकैबुलरी के अंदर जो टोकन IDs होंगी उनकी तादाद कम हो जाएगी, वरना अदरवाइज़ मेरी वोकैबुलरी का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मुझे हर वर्ड को एक अलग वर्ड के तौर पर अगर मैं ट्रीट करता हूँ और उसके से फिर जो ड्राइव वर्ड्स हैं उनको भी मैं एक अलग वर्ड के तौर पर यूज़ करता हूँ, तो उससे फिर मेरी वोकैबुलरी का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबवर्ड टोकनाइजेशन हेल्प्स हैंडल आउट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स बाय ब्रेकिंग दैम इनटू नोन सबवर्ड्स, एफिशिएंट वोकैबुलरी साइजेस फॉर लार्ज स्केल कॉर्पोरा। अब टोकनाइजेशन के बाद मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है एम्बेडिंग का, क्योंकि अब मुझे वर्ड्स की सिमेंटिक जो मीनिंग है उसको कैप्चर करना है। और सिमेंटिक मीनिंग को कैप्चर करने से क्या मुराद है, इसको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। एम्बेडिंग कैप्चर्स द सिमेंटिक मीनिंग ऑफ द टोकन्स एंड कन्वर्ट दैम इनटू न्यूमेरिकल वेक्टर्स। First, the sentence is tokenized into smaller units such as words or subwords using a tokenizer. ये तो हमने पहले ही देख लिया। And next, each token ID is converted into a dense vector using an embedding matrix. ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हमने सिर्फ देखना ये कि हम करते कैसे हैं। Why is each token ID converted into a dense vector using an embedding matrix? Each token ID is converted into a dense vector using an embedding matrix because models like transformers cannot work directly with discrete token IDs. जो हमारे पास token IDs होती हैं वो हमारे पास discrete फॉर्म में होती हैं, जैसे हमने देखा था 1, 2, 3, 4 उनकी पोजीशन के हिसाब से उनको हमने IDs असाइन की हुई होती हैं। तो ट्रांसफॉर्मर्स जो होते हैं वो उनके ऊपर डायरेक्टली काम नहीं कर सकते, तो हमें जो है उसके अंदर उसको कन्वर्ट करना पड़ता है डेंस वेक्टर में। एक रीज़न तो ये है। दूसरा ये कि दीज आईडीज़ आर मीनिंगलेस फॉर मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस। कौन सी? जो हमारे पास ये डिस्क्रीट टोकन आईडीज़ हैं। द एम्बेडिंग मैट्रिक्स मैप्स ईच टोकन आईडी टू अ डेंस वेक्टर और a list of floating point numbers that captures the semantic meaning of the token। जब इसकी फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर यानी कि डेसिमल पॉइंट्स के अंदर इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से फिर हम इसकी सिमेंटिक मीनिंग को कैप्चर करने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको हम देखते हैं यहाँ पे। डेंस वेक्टर कैप्चर द सिमेंटिक मीनिंग ऑफ टोकन्स बाय इनकोडिंग देयर contextual and relational properties into a fractional numbers vectors। ये एक important point है कि dense vectors capture the semantic meaning of tokens by encoding their contextual and relational properties। contextual का मतलब ये हुआ कि वर्ड को कौन सा वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है। इसके अब हम आगे चल के एक एग्जाम्पल देखेंगे कि वर्ड बैंक जो है वो इंस्टीट्यूशन के लिए भी इस्तेमाल होता है और वही वर्ड बैंक जो है हमारे लिए रिवर के या दरिया के किनारे के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो अब कहाँ पे ये दरिया के किनारे के लिए इस्तेमाल हो रहा है और कहाँ पे ये बैंक एज एन इंस्टीट्यूशन इस्तेमाल हो रहा है,
ये उसके कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है। और रिलेशनल प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो और दूसरे आगे पीछे उसके अल्फाज हैं उससे उसका क्या रिलेशन है, इसके मुताबिक फिर वो उसकी वैल्यू असाइन होती है। और ये जो वैल्यू होती है ये फ्रैक्शनल नंबर्स में होती है। इसीलिए यहाँ पे इसने लिखा है पीछे कि जो हमारे पास डिस्क्रीट टोकन आईडीज़ होती हैं दे आर मीनिंगलेस फॉर मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस। This process happens during training when the model learns to associate tokens with patterns in the data. अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं सिमेंटिक मीनिंग की। हम दो सेंटेंसेस को कंपेयर करते हैं। पहला सेंटेंस है आई डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक और दूसरा सेंटेंस है वी सैट एट द बैंक ऑफ द रिवर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले के अंदर हमारे पास जो मकसद है जो में लिखा हुआ है कि मैंने बैंक में मनी पैसे रुपए जमा कराए, और दूसरे के अंदर है कि हम जो हैं वो दरिया के किनारे बैठे। अब दोनों जगह वर्ड तो बैंक ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर इसकी हम कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग को ना लें और इसकी जो रिलेशनल प्रॉपर्टी है उसको हम इग्नोर कर दें तो यहाँ पर हम कभी भी प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो इसको जो यानी कि जो बैंक को मैं सिमेंटिक वैल्यू यहाँ पर असाइन करूँगा आई डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक, इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम वी सैट एट द बैंक ऑफ द रिवर। द वर्ड बैंक हैज़ डिफरेंट सिमेंटिक मीनिंग्स इन ईच सेंटेंस। In sentence 1, bank refers to financial institution, and in sentence 2, bank refers to the side of a river. इसी तरह से वर्ड की पोजीशन की भी अहमियत है। Only he loves पाकिस्तान, इसका मतलब क्या हुआ कि no one else loves पाकिस्तान, यानी कि उससे वही है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, उसके अलावा कोई और नहीं है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता हो। और ही ओनली लव्स पाकिस्तान का मतलब है कि उसको सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत है। अल्फाज अगर आप देखें दोनों में सेम है। ओनली भी दोनों में सेंटेंसेस में मौजूद है, ही भी दोनों सेंटेंसेस में मौजूद है, लव्स भी और पाकिस्तान भी। लेकिन इनकी जो पोजीशन है वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है उससे उसकी मीनिंग चेंज हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो वर्ड्स हैं उनकी पोजीशन जो है उसको भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है प्रॉपर ट्रांसलेशन के लिए। ये एक और एग्जांपल है, ऑल द स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम, द स्टूडेंट्स पास्ड ऑल द एग्जाम्स। अब इसके अंदर भी ऑलमोस्ट वर्ड्स सेम है, सिर्फ एक ऊपर जो है वो एग्जाम सिंगुलर है, नीचे एग्जाम्स प्लूरल है, अदरवाइज सारे वर्ड सेम है। लेकिन दोनों के मीनिंग में बहुत फ़र्क है। ऑल द स्टूडेंट्स पास द एग्ज़ाम, सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम पास किया। द स्टूडेंट्स पास्ड ऑल द एग्ज़ाम्स, स्टूडेंट्स ने सारे इम्तहान पास कर लिए। तो यहाँ पर एक जगह आप ये बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स का जो है वहाँ पर रेफ़र हो रहा है, यानी कि ऑल जो रेफ़र कर रहा है स्टूडेंट्स को, और दूसरे सेंटेंस के अंदर ऑल जो रेफ़र कर रहा है एग्ज़ाम्स को। सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम पास कर लिया, कोई एक एग्ज़ाम था जिसको तमाम स्टूडेंट्स ने पास कर लिया। दूसरे के अंदर तमाम स्टूडेंट्स ने तमाम एग्ज़ाम्स पास कर लिए, यानी कि जितने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जितने भी एग्ज़ाम से सब क्लियर कर लिए। तो दोनों की मीनिंग में फ़र्क है। तो यहाँ पर भी ऑल किसको रेफ़र कर रहा है ये इसको समझना इम्पॉर्टेंट है, और इसको आप उसी वक्त समझ सकते हैं जब आपको उसकी पोजीशन का पता हो। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें एक एग्जांपल डेंस वेक्टर की, थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल द वर्ड बैंक इन आई डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक इज़ डिफरेंट फ्रॉम वी सेट एट द बैंक ऑफ द रिवर। यानी आप इसके एम्बेडिंग वेक्टर देखें पहले वाले सेंटेंस के लिए, यानी कि आई डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक, इसकी जो वैल्यूज़ हैं ये डिफरेंट हैं। ये जो एम्बेडिंग वेक्टर वन है इस बैंक के लिए डिफरेंट है, जो कि हमारे पास यहाँ पर है दूसरे सेंटेंस में जो बैंक है उसके लिए। यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ है
0.34, 0.18, 0.67 और -0.41। अब हम अपने दोबारा से पहले सेंटेंस को देखते हैं। आई लव AI फुल स्टॉप। इसके अंदर टोकन्स कौन से हमारे पास? आई लव AI और फुल स्टॉप, ये हमारे पास टोकन्स हैं। इनको हमने यूनिक आईडी असाइन की फ्रॉम द वोकैबुलरी। यहाँ पर हमने एग्जांपल में कोई हमारे पास पहले से वोकैबुलरी के अंदर यूनिक आईडीज़ मौजूद हैं, वहाँ से हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया है, जो कि एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे हैं 10, 25, 204 एंड 2। यानी कि आई जो है वो 10 है, लव जो है वो 25 है, उसकी यूनिक आईडी, AI की यूनिक आईडी 204 है और फुल स्टॉप की 2। ईच टोकन आईडी इज कन्वर्टेड इनटू अ डेंस वेक्टर यूजिंग एन एम्बेडिंग मैट्रिक्स। अब जो हमने हर एक वर्ड जो यहाँ पे है उसकी जो हम उसको डेंस वेक्टर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम करेंगे एम्बेडिंग मैट्रिक्स के ज़रिए। सपोज द एम्बेडिंग डायमेंशन इज़ D = 4, यानी कि हमारे पास जो सिंगल रो है उसकी जो साइज़ है हर एक वर्ड के लिए, यानी कि हर एक टोकन के लिए जो हमारे पास एम्बेडिंग वेक्टर का जो साइज़ है वो है 4। उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं या 4 वैल्यूज़ हैं। द एम्बेडिंग मैट्रिक्स इज़ अ लुकअप टेबल ऑफ साइज V × 4। जो भी हमारे पास वोकैबुलरी साइज होगा उससे उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने हमारे पास जो एम्बेडिंग मैट्रिक्स था उसके मुताबिक जो हमारे पास टोकन था 10, उसके लिए हमारे पास एम्बेडिंग वेक्टर आया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। ये हमने कोई एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं ली हैं कहीं से, ये सिर्फ हमने ऐसे ही फर्जी वैल्यूज़ हैं समझाने के लिए। हमारे पास जो टोकन आईडी में 10 था तो ये 10 अब रिप्लेस हो जाएगा एम्बेडिंग वेक्टर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 से। इसी तरह से 25 रिप्लेस हो जाएगा 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8 के वेक्टर से, एंड सो ऑन। As we mentioned earlier that embeddings like word-to-vec, glove or transformer-based embeddings BERT T5 learned more massive text corpora using context-based learning। ये बात मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बता दी थी कि जो हमारे पास ये वोकैबुलरी जो बिल्ड होती है, ये हमारे पास जो टेक्स्ट कॉर्परस मौजूद होता है जिस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं उसके मुताबिक ये वोकैबुलरी बिल्ड होती है। दे कैप्चर मीनिंग थ्रू डिस्ट्रीब्यूशनल हाइपोथेसिस। वर्ड दैट अपीयर्स इन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट टेंड टू हैव सिमिलर मीनिंग्स। एक इसमें मुख्तलिफ तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका जो है वो डिस्ट्रीब्यूशनल हाइपोथेसिस का है। उसके अंदर क्या होता है, हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से। ये बात जहन में रखिएगा कि सारी बातें जो हम कर रहे हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से कर रहे हैं कि किंग एंड क्वीन ऑफन अपीयर इन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, यानी कि दोनों किस सेंस में इस्तेमाल होते हैं, रॉयल फैमिली के हिसाब से या हुक्मरान के तौर पर। सो देयर वेक्टर्स आर क्लोज इन एम्बेडिंग स्पेस। ये एम्बेडिंग जो हमारे यहाँ पर हमने वैल्यूज़ हमने देखी थी ये किस तरह से असाइन होती हैं, ये जाहिर सी बात है एक मैथमेटिकल फार्मूला के तहत होती हैं। अभी वो हमने यहाँ पे इसको जिक्र नहीं किया है। दिस इज़ वाई एम्बेडिंग इन कोड meaning even without explicit position information। तो यहाँ पे हम पोजीशन के हिसाब से एम्बेडिंग के अंदर पोजीशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते। यहाँ पर हमारे पास उसकी सिमेंटिक जो वैल्यू होती है उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इन द सेंस कि सिमेंटिक वैल्यू असाइन करते वक्त हम उसकी पोजीशन को कंसीडर करते हैं, लेकिन हम उसकी जो पोजीशन होती है वर्ड की, इनपुट टेक्स्ट के अंदर जो वर्ड की जो पोजीशन होती है उसको हम कैप्चर नहीं कर रहे होते। ट्रेनिंग बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट विंडोज। दूसरे हमारे पास अप्रोच क्या है कि मैनी एम्बेडिंग मॉडल्स यूज अ स्लाइडिंग विंडो अप्रोच। इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस बैग ऑफ वर्ड्स। CBOW में क्या होता है कि CBOW प्रिडिक्ट्स अ वर्ड बेस्ड ऑन इट्स नेबरिंग वर्ड्स, यानी कि उसके नेबरिंग वर्ड्स को देखते हुए उसकी मीनिंग को कर रहा होता है। जैसे बैंक है तो बैंक के पहले जो है मिसाल तौर पर डिपॉजिट या मनी इस किस्म का वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब है बैंक के यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है। एंड वी सेट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, तो यहाँ पे जो रिवर का वर्ड है जो बैंक के बाद आ रहा है वो बता रहा है कि यहाँ पे बैंक से मुराद इंस्टीट्यूशन नहीं है बल्कि दरिया का किनारा है। तो इस तरह से वो उसकी नेबरिंग वर्ड्स को देखते हुए उसकी जो है वो सिमेंटिक
मीनिंग को कैप्चर करता है। इवन दो दे डू नॉट स्टोर एग्जैक्ट पोजिशंस, दे कैप्चर हाउ वर्ड्स रिलेट टू अदर्स इन सेंटेंसेस। ये बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई कि वहाँ पे वो जो वर्ड्स की जो सेमेंटिक मीनिंग होती है उसकी जो वैल्यूज़ वो डिटर्मिन कर रहा होता है जिस भी एक फार्मूला के तहत, उसमें इसकी जो आसपास दूसरे वर्ड्स होते हैं उनको वो कंसीडर कर रहा होता है, लेकिन वो उनकी पोजीशन को अपने पास स्टोर नहीं कर रहा होता। तो अब इन शॉर्ट ये हुआ कि एम्बेडिंग्स कैप्चर मीनिंग बाय लर्निंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट अक्रॉस अ कॉर्पस, बट दे डू नॉट नो वेयर अ वर्ड अपीयर्स इन अ सेंटेंस। यानी कि जो उसकी जो एम्बेडिंग जो है वो जो वर्ड है उसकी मीनिंग को तो वो कैप्चर करता है, और उसके कैप्चर करने के लिए वो ये देखता है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो टेक्स्ट में अपीयर हो रहा है, लेकिन वो उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ पे टेक्स्ट में अपीयर हो रहा है उसको वो अपने पास स्टोर नहीं करता। हम ये देखेंगे कि जब हमें ट्रांसलेशन करना होता है या समराइजेशन करनी होती है तो वो हमारे पास इस बात की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि जो हमारे पास इनपुट टेक्स्ट है उसके अंदर वो वर्ड कहाँ पे अपीयर हुआ है। तो इस चीज़ को अपने पास स्टोर करने के लिए हम पोजिशनल इनकोडिंग को इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोजिशनल इनकोडिंग। ट्रांसफॉर्मर्स ट्रीट्स ऑल टोकन्स इन द इनपुट सीक्वेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ देयर पोजिशंस। फॉर एग्जाम्पल, the cat chased the mouse chased the cat. The word cat in position 1 is treated the same as cat in position 5 without additional information. तो अब जब हमारे पास कोई इनपुट टेक्स्ट होता है उसके जब हम उसकी टोकनाइजेशन करते हैं तो जो वो वर्ड कैट है वो उसने उसकी जो भी वोकैबुलरी के हिसाब से उसका जो टोकन बनता है, टोकन आईडी बनती है, उसने उसको वो असाइन कर देना। तो अब अगर हम यहाँ पर दो सेंटेंसेस को देखें, द कैट चेज द माउस और द माउस चेज द कैट, तो यहाँ पे जो वर्ड कैट है इसके लिए जब वो वोकैबुलरी से उसको यूनिक आईडी असाइन करेगा तो यहाँ पर वो दोनों को सेम आईडी असाइन करेगा। जाहिर सी बात है इसके अंदर हमें ये बिल्कुल नहीं पता चल पा रहा कि ये कैट जो है वो माउस को चेज़ कर रही है या माउस कैट को चेज़ कर रहा है। यहाँ पर इसकी यहाँ पर कोई तखसीस नहीं है, कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हम। तो द वर्ड कैट इन पोजीशन 1 इज ट्रीटेड द सेम एज कैट इन पोजीशन 5 विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन। विदाउट पोजिशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मर्स कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन दीज सेंटेंसेस। जैसे मैंने भी आपको बताया कि जब खाली अगर हम कैट को उसकी जो वोकैबुलरी के हिसाब से उसको अगर टोकन आईडी असाइन कर देते हैं तो इससे हमें बिल्कुल नहीं पता चल पाता कि यहाँ पर सेंटेंस के अंदर कैट जो है वो सब्जेक्ट है, माउस जो है ऑब्जेक्ट है पहले वाले सेंटेंस के अंदर, और कैट वर्ब जो है वो चेज़ है, यानी कि कैट जो है वो माउस को चेज़ कर रही है। जबकि दूसरे के अंदर हमारे पास माउस जो है वो सब्जेक्ट है और कैट जो है वो ऑब्जेक्ट है। देयर इज़ नो वे टू कैप्चर सीक्वेंस स्ट्रक्चर। A positional vector solves this problem by embedding positional information into the model, enabling it to account for the order of tokens. तो यहाँ पर हम जब पोजिशनल इनकोडिंग करते हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ यूनिक आईडी असाइन नहीं करेंगे कैट को और माउस को या वर्ड्स को, बल्कि उनकी जो पोजिशनल इनकोडिंग करेंगे, उनकी पोजिशन की जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी स्टोर करेंगे। सो लेट्स कंसिडर द कैट चेज द माउस। ईच वर्ड is mapped to a dense vector through an embedding layer। यहाँ पर हमने जो हमारी embedding layer है उसके तहत हमने हर एक वर्ड को उसका embedding vector असाइन कर दिया। द जो था उसको वेक्टर असाइन किया 0.3, 0.2, 0.7, 0.5। कैट को भी इसी तरह से असाइन कर दिया, इसी तरह से चेज को भी, फिर दोबारा द को भी और माउस को भी। जब हमने इनको ये असाइन कर दिया तो उसके बाद हमारे पास पोजीशन वेक्टर भी है जो कि हर एक वर्ड के लिए डिफरेंट है। यानी कि ये द जो यहाँ पे इस्तेमाल है इसके लिए हमारे पास एक अलग पोजिशनल वेक्टर है, कैट के लिए अलग है, चेस्ट के लिए अलग है, द के लिए अलग है और माउस के लिए अलग है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पोजीशन 1 के लिए हमारे पास ये पोजिशनल वेक्टर है और पोजीशन 2 के लिए हमारे पास ये एक और पोजिशनल वेक्टर है। तो हम इस पोजिशनल वेक्टर को जो हमारे पास एम्बेडिंग वेक्टर था उसके अंदर हम उनको ऐड कर देंगे।
तो जब हम इस एम्बेडिंग वेक्टर के अंदर इस पोजिशनल वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक नया वेक्टर आ जाएगा जिसके अंदर सिमेंटिक वैल्यू भी उसकी मौजूद होगी और साथ ही साथ उसकी पोजिशनल इंफॉर्मेशन भी मौजूद होगी। अब ये पोजिशनल इनकोडिंग हम करते कैसे हैं? तो इसके लिए हमारे पास बहुत सिंपल इक्वेशन है, फॉर्मूला है, और वो है हमारे पास साइन POS यानी कि पोजीशन ऑफ द वर्ड इन द सेंटेंस, जो हमारे पास इनपुट सेंटेंस है उसमें उसकी पोजीशन डिवाइडेड बाय 10,000 रेज़ टू पावर 2i डिवाइडेड बाय d। i जो है हमारे पास वो डायमेंशन इंडेक्स है विद इन द एम्बेडिंग वेक्टर, यानी कि एम्बेडिंग वेक्टर के अंदर उसकी क्या वैल्यू है 0 1 2 3, और d जो है वो डायमेंशन है एम्बेडिंग वेक्टर का। तो अगर हम दोबारा से अपनी एग्जांपल पे ही रहें तो हम देखते हैं कि हम कैट के लिए अगर हम उसकी वैल्यूज़ को डिटरमिन करना चाहें, उसके पोजिशनल वेक्टर को डिटरमिन करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो हम देखते हैं कि कैट जो हमारे पास सेंटेंस में पोजीशन नंबर 2 पे है, तो यहाँ पे पॉज की वैल्यू तो हो गई हमारे पास 2, और एम्बेडिंग वेक्टर का डायमेंशन हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, वो है हमारे पास 4, यानी कि हर एक वर्ड के लिए एक 4 एलिमेंट्स या 4 वैल्यूज़ का एक वेक्टर होगा। और हमने जो कैलकुलेट करना है वो 4 पोजीशंस के लिए करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हम देख चुके हैं कि हमारे पास यहाँ पे 4 पोजीशंस हैं, 0 1 2 और 3। तो जब हम इसको पोजीशन 0 के लिए कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूट करेंगे, तो उस वक्त हम ये साइन वाला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये इवन के लिए हम साइन वाले को इस्तेमाल करेंगे। और जब हम ऑड पोजीशन की बात करेंगे जैसे 1 या 3 या 5, तो वहाँ पर हम कॉस को इस्तेमाल करेंगे। तो 0 और 2 के लिए हम साइन को इस्तेमाल करेंगे और 1 और 3 के लिए हम कॉस को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से साइन 2 हमारे पास जो है वो कैट की पोजीशन है सेंटेंस के अंदर, डिवाइडेड बाय 10,000, 0 डिवाइड बाय 4 क्योंकि इसकी वैल्यू इंडेक्स वैल्यू है, और 4 जो है वो हमारे पास डायमेंशन है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.909। इसी तरह से हमने यहाँ पे अब दोबारा से जब कैलकुलेट किया तो सिर्फ फ़र्क यह है कि यहाँ पे कॉस हो गया, और यहाँ पे फिर हमने पोजीशन नंबर 1 के लिए भी कैलकुलेट कर ली वैल्यू विच इज़ -0.416। फिर इसी तरह से 2 के लिए हमने दोबारा देखें यहाँ पे साइन को इस्तेमाल किया, और 3 के लिए हमने कॉस को इस्तेमाल किया। इस तरह से हमने पूरा पोजिशनल वेक्टर यहाँ पर कंप्यूट कर लिया। आप देखेंगे कि ये P2 की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये वाली, ठीक है। ये पोजीशन 2 की वैल्यूज़ हैं, और इनको अब हम जो है ऐड कर देंगे जो हमारे पास कैट की एम्बेडिंग वेक्टर है उसके अंदर। तो हमारे पास हमने अज्यूम कर रखा है कि हमारे पास कैट का जो एम्बेडिंग वेक्टर है वो है 0.4, 0.1, 0.6, 0.2। हमने उसके अंदर ऐड किया तो हमारे पास ये फाइनली वैल्यू आ गई पोजिशनल इनकोडिंग के साथ कैट के लिए। इसी तरह से हमने बाकी आई लव AI के लिए भी अब हमने, तो जैसे हमारी एग्जांपल पीछे से चली आ रही है, तो उसके लिए हमने पोजिशनल वेक्टर्स को कंप्यूट किया और हमने साथ ही साथ उसको ऐड करवा दिया उसकी एम्बेडिंग वेक्टर के अंदर। तो हमारे पास फाइनली जो है वो ये आउटपुट आ गई 0.11, 0.2, 0.33, 0.4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास मिसाल के तौर पे द के लिए, ये हमारे पास अब हम द कैट की बात नहीं करें, हम आई लव AI की बात करें, तो ये पहला वेक्टर हमारे पास 0.11, 0.22, 0.33 एंड 0.44 आई के लिए, दूसरा वाला फिर लव के लिए, फिर हमारे पास AI के लिए, और 0.13 हमारे पास फुल स्टॉप के लिए। तो ये हमारे पास ये फाइनल इनपुट बनी, ये कौन सी स्टेज पे बनी, ये वाली जो हमारे पास इस वक्त आ रही है ये आउटपुट, ये हमारे पास यहाँ पे जो ये पोजिशनल इनकोडिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं इस फिगर के अंदर, इनकोडर के अंदर, इसके बाद ये हमारे पास आ रही है। यानी कि अब जो मल्टी हेड अटेंशन जो है इसमें जो हमारी इनपुट जाएगी वो यही वैल्यूज़ जाएंगी। अब
बाकी आगे के लेक्चर में हम अटेंशन को बाद में देखेंगे।